बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अभिषेक शुक्ला का लिसानियती मुताला भी बहुत अमीक़ है। आज की बातचीत में हमने उनसे ख़ास तौर पर उर्दू की सूरत हाल और लिसानियात पर बातचीत की है, तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। अभिषेक साहब, आपको उर्दू का शौक़ कैसे हुआ? कहाँ से शुरू? सर, ये शौक़ उर्दू से पहले मुझे उर्दू शायरी का है, ख़ासतौर से गज़ल का एक उसका जो जादू था उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया। और जब मैंने लिखना शुरू किया, जब गज़लें कहनी शुरू की मैंने 2008 के आखिर से, तो एक वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं वो ज़बान अगर हम बेहतर जानने समझने लगे, हालांकि ये बात मैं तभी महसूस करता था कि हिंदी उर्दू में रस्मुल ख़त का ही एक फ़र्क है, एक बाउंड्री है, वरना दोनों ज़बानें एक हैं। और लेकिन ये था कि रस्मुल ख़त सीखने से मुझे ये अंदाज़ा था कि पूरा एक दबिस्तान, एक पूरी दुनिया खुलती है कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को पढ़ सकते हैं जिनका अभी तक देवनागरी में वो मुंतकिल नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैंने उर्दू सीखी और ये 2011-12 के आसपास ये किताबें ले करके मैंने सीखना शुरू किया खुद से। उसके पहले लगभग एक हफ़्ता 10 दिन मैं उर्दू एकेडमी लखनऊ में क्लासेस चलती थी। वहाँ एक मखमूर काकोरवी साहब, डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब हैं वहाँ, अब तो खैर वो रिटायर हो चुके हैं, वो हम लोगों को उर्दू सिखाते थे। तो हफ़्ता भर मैं शायद वहाँ गया हूँगा और 10 दिन में उर्दू हैदुल्ला अंसारी साहब की किताब और नूरुल हसन हाशमी साहब की किताब, ये 2 किताबें इन्होंने रहनुमाई की थी शुरुआती ज़माने में। तो ये है। और उसके बाद शायरी आप कब से कर रहे हैं? शायरी का बड़ा मामला जो है वो जब जिसे बहर में शेर कहना अगर हम समझें, तो 2008 के आखिर में मैंने शेर कहे कुछ शेर, बल्कि यहाँ पर एक शख्स थे जिन्होंने 5 मिसरे मुझे दिए अलग अलग इन पर शेर कहने के लिए। तो बहरहाल उनसे अब मेरे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन वो 5 मिसरे मैंने लगभग 1 साल में उनमें गज़लें कहीं, 5 गज़लें कहीं, अलग अलग वक्त पर उन्होंने दिया। फिर 2008 के आखिर के बाद ये 2011 में मैंने गज़ल कही और 11 में शायद 1-2 गज़लें मैंने कही होंगी, 2-3 गज़लें, ज़्यादा नहीं। ये सारा वक्त पढ़ने में निकला मेरा और 12 से मैं लगातार गज़लें कह रहा हूँ। मतलब 12 से आप मान सकते हैं कि मैं गज़ल कह रहा हूँ। और 2 साल हुए मेरी पहली किताब जो है गज़लों की वो आई है राजकमल पब्लिकेशन से, हर पे आवारा नाम है। अच्छा, आप मुशायरों वगैरह में या सेमिनार्स वगैरह में कहाँ जा चुके हैं? बैंक की नौकरी के साथ सर मसला ये है ना कि वक्त बहुत कम मिलता है चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर इसे देखा जाए तो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में 2014 में, मैं वहाँ उसमें हम लोगों ने शिरकत की थी। यहाँ से खुशबीर सिंह शाद साहब थे और मैं था, रंजीत चौहान हमारे साथी हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत मोतबर शायर हैं हमारी नस्ल के, अमीर इमाम, वो भी हमारे साथ गए थे। और मुशायरों में तो अलग अलग जगहों पर दुबई, बहरीन और पाकिस्तान, कई सारे, दोहा, यहाँ शिरकत हो चुकी है। और सारा मेरा जो ध्यान है वो है गज़ल
या शायरी में क्या कुछ नया हम कर सकते जी हैं, जी क्या तजुर्बे हम कर सकते हैं। जी और बहरहाल यही चीज़ें चल रही हैं। सेमिनार भी हिंदुस्तान में अगर कहीं होते हैं, रिख्ता वगैरह में अमूमन जाना होता है हमारा, जी तो यही सब है। अब तो खैर 2 साल से तो ये सारी चीज़ें ठप हैं बिल्कुल, जी लेकिन उम्मीद है कि जी चीज़ें फिर शुरू होंगी। जी। अच्छा, क्या आपको ये नहीं लगता है कि उर्दू ज़बान के अब दो रस्मुल ख़त हैं, एक देवनागरी और दूसरा फ़ारसी। हालांकि लोग इस बात को इतनी आसानी से तस्लीम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है। और ऐसा सिर्फ उर्दू के साथ नहीं है, और भी ज़बानें हैं जिनके एक से ज़्यादा रस्मुल ख़त हैं। मसलन पंजाबी को ले लीजिए। पंजाबी एक उर्दू रस्मुल ख़त में भी लिखी जाती है जिसे शामुखी कहते हैं, और दूसरी हिंदी रस्मुल ख़त में उसमें गुरमुखी रस्मुल ख़त में भी लिखी जाती है। इसी तरह जैसे एक उज़्बेक ज़बान है। उज़्बेक ज़बान पहले फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, फिर उसके बाद लैटिन रस्मुल ख़त में लिखी जाने लगी, फिर उसके बाद सिरिलिक यानी जिसमें रशियन लिखी जाती है उसमें लिखी जाने लगी। तो वहाँ तो अभी दो रस्मुल ख़त राइज हैं। फ़ारसी तो अब नहीं इस्तेमाल होता है, फ़ारसी रस्मुल ख़त तो नहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सिरिलिक जिसमें रशियन लिखी जाती है वो रस्मुल ख़त इस्तेमाल हो रहा है, और लैटिन रस्मुल ख़त। लेकिन हमारे यहाँ ये हिंदी उर्दू वाले बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को तस्लीम करते हैं कि उर्दू ऐसी ज़बान है जिसके दो रस्मुल ख़त हैं। और अगर हम लोग जितने जल्दी मान लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब देखिए मसलन पाकिस्तान में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी रस्मुल ख़त भी सीख रहे हैं। मेरे अपने वीडियो से बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। इसी तरह पंजाब में जो पाकिस्तानी पंजाबीज़ हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब गुरमुखी सीखना शुरू कर दिया। बल्कि उसमें तो ऐसे लोग हैं जो अब ये कहते हैं कि हमें तो गुरमुखी रस्मुल ख़त आना ही चाहिए, क्योंकि गुरमुखी रस्मुल ख़त ख़ास पंजाबी लिखने के लिए ही बनाया गया है। तो इसलिए उर्दू रस्मुल ख़त से ज़्यादा बेहतर है वो रस्मुल ख़त। तो अगर हम लोग हिंदी उर्दू वाले भी दोनों ये मान लें कि ऐसी ज़बान है जिसके दो रस्मुल ख़त हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इससे उर्दू को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। सर मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले वक्तों में जब मैंने थोड़ा सा इस विवाद के बारे में ये जो डिस्कोर्स लगातार है कि हिंदी उर्दू एक है, नहीं है, रस्मुल ख़त का फ़र्क है, या दोनों साथ साथ शुरू हुई और दो अलग अलग कल्चरल रास्ते इन्होंने तय किए, दो अलग अलग। बहरहाल मैंने देखा कि यहाँ के एक बहुत मुस्तनद उस्ताद और आलिम थे, चौधरी अब्दुल रऊफ़ इशरत, ख्वाजा इशरत लखनवी के नाम से, जिन्होंने शायरी की पहली, दूसरी, तीसरी और जाने और कितनी उनकी तसानीफ मिल जाती हैं। और मीर के जो बेटे थे, मीर कल्लू अर्श, वो उनके शागिर्द आखिरी दिनों में थे, चौधरी अब्दुल रऊफ़ इशरत। उनकी किताब है क़वाइद मीर, वो तमाम ज़बान से संबंधित ज़बान के मुतालिक जो निकात मीर ने इधर उधर अपने बेटे को बताए, मीर कल्लू अर्श को, वो कल्लू अर्श ने ख्वाजा अब्दुल रऊफ़ इशरत को अपने बात दिए। तो क़वाइद मीर में ये बात बहुत वाज़ेह, बहुत साफ़ अल्फाज में अब्दुल रऊफ़ इशरत ने लिखी कि दोनों ज़बानें एक हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सब 19वीं सदी के आखिर का मामला होगा लगभग। ये कम से कम जो 1900 के बाद जो हिंदी उर्दू के जो डिवाइड का एक पूरा मसला बनता है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी और प्रताप नारायण मिश्र और बालमुकुंद गुप्त, इन लोगों ने तो इस पर भी एतराज़ किया था कि जो तमाम अल्फाज को विदेशी लफ्ज़ कह करके, हालांकि वाजपेयी का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, किशोरी दास वाजपेयी का, क्योंकि ज़बान को लेकर बहुत साफ था उनका मामला। लेकिन ये कि भाई ख्याल को आप बग़ैर नुक्ते के, उनका ये कहना था कि इमला में देवनागरी में आप हिंदी नहीं लगाएंगे नीचे कहीं पर भी। अब जायका अगर आपको लिखना है तो काफ लिखने के लिए आप क के नीचे नुक्ता और ज के नीचे नुक्ता लगा कर ये चीज़ें नहीं लिखेंगे। एक तरफ ये बहसें चल रही थी 30s और 40s के आसपास, और मुझे लगता है कि 50 आते आते अमृत राय की एक किताब है अ हाउस डिवाइडेड, वो बहुत मार्का आरा किताब है इस मामले में कि ज़बान
वाकई एक ही है। और रस्मुल ख़त इसके भले हमारे पास दो मौजूद हैं। ज्ञानचंद जैन की एक किताब है, एक भाषा दो लिखावट दो अदब, और प्रोफेसर सुनीति कुमार चैटर्जी ने भी इस मसले को बहुत गंभीरता से लिया, उस पर ध्यान दिया। और फिर तो क्रिस्टोफर किंग से लेकर के फ्रांचेस्का ओरिसिनी से लेकर के बहुत सारे और लोगों ने इस पर काम किया है लगातार। और मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये जितनी जल्दी लोगों को समझ में आएगा कि चाहे आप ये कह लें कि उर्दू दो रस्मुल ख़त में लिखी जा रही है या हिंदी दो रस्मुल ख़त में लिखी जा रही, बात एक ही है। क्योंकि मैं खाना खाता हूँ, इसे ना हम हिंदी कह सकते हैं ना उर्दू कह सकते हैं, कि उर्दू में भी उतना ही है जितना हिंदी में है। तो इस विवाद को या इस खाई को बजाय बढ़ाने के कैसे हम पुर कर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं तो मानता हूँ कि एक ही ज़बान है और उसके दो रस्मुल ख़त हैं। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि हिंदी के लफ्ज़ों के नीचे नुक्ता लगा करके उर्दू की आवाज़ें बनाना, ये सिलसिला आपको क्या लगता है कब से शुरू हुआ होगा? सर देखिए, मेरी जो जानकारी है, मैं तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके हवाले से मैंने देखा कि ये सारा कुछ जो है 1900 के आसपास शुरू हो गया था। और जब हिंदी साहित्य सम्मेलन बना, वो लोग नुक्ते की पैरवी करते थे कि नुक्ता लगा, जैसे हम ज़रूरत लिखना होगा तो अब जीम के नीचे एक हम या ज के नीचे एक नुक्ता लगा के लिख रहे हैं। अब ज़वाद से वो एक अलग बात है, लेकिन वाजपेयी जी का या जो उस ख़ैमे के उलमा थे, विद्वान थे, उनका ये कहना था कि भाई जब उर्दू में आवाज़ का हम फ़र्क नहीं कर सकते कि हमारे पास जो ज़ है वो ज़ ही है, वो आप चाहे ज़वाद से लिखते रहें, ज़े से लिखें, ज़ाल से लिखें, नहीं मतलब, तो आप नुक्ता वहाँ पर लगा किस लिख रहे हैं? आपको चाहिए कि आप सिर्फ, और भाषा शास्त्री बहसों में भी आप देखें, वो उनका ये भी कहना है भाई अब ब्राह्मण लफ्ज़ जो है, ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो है वो संस्कृत से जो हिंदी ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण ऋतु को रुत अगर लिखा जा रहा है, जो कि उनकी ज़बान के मिजाज से इन साख्त बन गई है अल्फाज की, तो हमें ये दबाव क्यों महसूस करना चाहिए कि भाई हम एग्जैक्ट वही इमला, एग्जैक्ट वही तलफ़ुज़ रखेंगे जो अरबी और फ़ारसी से हमारे पास आया है। तो लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो सैयद इंशा की बात है, जो दरिया लताफ़त में उन्होंने कही है, और जिसको मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़बान के तालिब इल्म के लिए बिल्कुल गांठ बांध देने जैसी बात है कि भाषा पर हम और आप हुक्म नहीं चला सकते। जी बिल्कुल। वो अगर ज़ से लिखना राइज होना है तो ज़ से लिखना ही राइज होगा, चलन में वही आएगा। और आप अगर चाहते ना इलाक़ कि नहीं साहब यहाँ से नुक्ता हट जाए, तो नुक्ता हटेगा नहीं। और अगर लगना, हिंदी की बहुत सारी मैगज़ीन आप देखें, जैसे यहाँ लखनऊ की बहुत ही शानदार पत्रिका है तद्भव, वो कहीं नुक्ता नहीं लगाते। उनका ये बिल्कुल, उनको ये लगता है या ये मान के, और जाहिर है इसमें उनकी कोई नाक की बात नहीं है, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि भाई हो सकता है कि हम जहाँ लगा रहे हैं वहाँ लगता ना हो, और क्योंकि हमें नहीं मालूम, तो उन्होंने तय कर रखा है कि हम बग़ैर नुक्ते की पूरी जो है किताब हमारी निकलेगी। तो ये सारी अपनी सहूलतें तलाश करते हैं लोग, और ज़बान को तो जाहिर है वो किसी का हुक्म नहीं मानती, अपने हिसाब से चलती है। तो आज जो हमारे पास है हमको उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। हम मतलब कम से कम मुझे लगता है कि अगर तलफ़ुज़ हमें बेहतर पता है तो हम उसके इंडिकेशन की जितनी वाज़ेह कोशिश कर सकते हैं कि उसका जो पढ़ने वाला उसका उच्चारण बेहतर पा सके, हम, मुझे लगता है कि इस कोशिश में मैं तो इसी कोशिश के पक्ष में हूँ। जी। अब ऐसा होता है कि मान लीजिए नुक्ता ना लगाया जाए, अब जिनकी मादरी ज़बान है वो तो ठीक है, जानते हैं। मसलन मराठी ज़बान में ले लें, उसमें जा भी है और जा भी है, लेकिन वो कभी वो नुक्ता नहीं लगाते हैं। अब जिनकी मादरी ज़बान है वो तो समझते हैं कि कहाँ पे इसके जा तलफ़ुज़ करना है, कहाँ पर जा तलफ़ुज़ करना है, लेकिन जो दूसरा सीख रहा है वो उसके लिए तो परेशानी का बास होगा। अच्छा, पंजाबी ज़बान ने ये मसला इस तरह हल कर दिया है कि उन्होंने तो बाकायदा वो हुरूफ अपनी हुरूफ तहजी में, गुरमुखी हुरूफ तहजी में शामिल कर लिए हैं। अब वैसे तो उनके 35 हुरूफ थे, 35 के बाद उन्होंने ये फ़ारसी आवाज़ों के लिए वो
शामिल कर लिए हैं। तो देवनागरी ने नहीं किया अभी तक। और ये अगर वाकई जब बच्चा क ख ग पढ़ रहा है जी और ख के साथ वो अगर ख भी पढ़े, ग के साथ वो अगर ग भी पढ़े, जी जी तो वो एक बार में ही वो उसका बेस मजबूत हो जाएगा। फिर जी ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं करेंगी। जी लेकिन चूँकि अभी नहीं है देवनागरी में, जी और तो ये मुश्किल आती है, जी। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, बहुत बहुत सर, शुक्रिया आपका। आपका बहुत आभार। और मैं ये मेरे लिए बड़ी तहरीक की बात है कि आप जैसा कोई शख्स अगर हमारे आसपास मौजूद है, तो क्योंकि मैंने ख़ुद को हिम्मत हारते देखा कई बार, और मेरे कई साथी हैं जो सोचते हैं कि ज़बान कैसे सीखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह से एक रोशनी बने हुए हैं और जिस मिशन के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आपने ये काम किया है, ये हम सब नए लोगों के लिए बहुत सीखने की चीज़ है। तो बहुत शुक्रिया।